अब तो इन्हीं के साथ रहूंगी। रचना जी ने सोचा था कि अपने पति जी को खोने के बाद पायल में कोई बदलाव आएंगे, पर वो तो और भी ज्यादा कड़वी हो गई। बेटे ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर उन पर भी मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन रचना जी मंदिर में पूजा कर रही थी और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को नहीं दे रही थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर पायल ने कमरे में आते हुए देख लिया। ये देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गई। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं, तो और भी ना जाने क्या क्या खाती होगी। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखोगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगी। इतना अपमानित होने के बाद आज रचना जी फूट फूट कर रोई। उन्हें आजकल भूख सहन नहीं होती थी। हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद खा लिया। इस तरह रोज रोज के अपमान से वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बेटे बहू के साथ था। पायल उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर के सारे काम वो करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में रचना जी थक जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी। जब वो पूरा काम कर लेती थी तब भी पायल उन्हें ताने देते रहती थी। ज्यादा काम करने की वजह से उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था, लेकिन दोनों रचना जी की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था। राहुल और पायल दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। घर में रचना जी के होने न होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। रचना जी घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कद्र नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते थे, पर रचना जी की ज़रूरतों की भी उपेक्षा कर देते थे। रचना जी का चश्मा टूट गया था। वो महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर राहुल ने नया चश्मा बनवाकर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी, चप्पलें भी घिस गई थी। वो इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसी बीच रचना जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाई और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। फोन पर वो जब भी किसी से बात करती थी तो पायल सामने खड़ी रहती थी और वो ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। पूजा के फोन आने पर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। पूजा से मिले हुए भी 3 साल हो गए थे। अब बहन ने बुलाया तो वो खुश हो गई, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। राहुल ट्रेन के टिकट बनवा रहा था, तभी पायल आ गई। अरे, एसी में टिकट बनवाने की क्या जरूरत है? स्लीपर में ही चली जाएगी। पूजा में ही तो जाना है, बेकार ही खर्चा क्यों करना? राहुल ने भी स्लीपर में टिकट बनवा दिया। रचना जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वो जेल की जिंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहां जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने
उन्हें गले लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुबार ही निकल जाना था। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नज़रें ऊपर उठी तो देखा सामने पूजा खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वो रोने लगी और उसे कसकर गले लगा लिया। मम्मी, अब मत रो, मैं आ गई हूँ और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। पूजा की बात सुनकर रचना जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे? अचानक तू यहाँ आ गई। अच्छा, तुझे भी मौसी ने बुलाया होगा। नहीं, मैंने मौसी को कहा था कि आप पूजा रखवाएं ताकि मम्मी यहाँ आ सके। मैं आपका टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ में चलना है। मुझे सब पता है कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है। क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई और घर नहीं आई? राहुल और पायल से मिल तो लेती। नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ जिन्होंने मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ़ दी। मैं उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूँ। तभी रचना जी ने पूछा, तू मुझे घर से भी लेकर जा सकती थी। यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी, यहाँ मौसी की समाज में अच्छी जान पहचान है और इनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़कर गए हो, पर वो ये मकान तो छोड़कर गए हैं जहाँ पर आप रह रहे हो, और ये घर तो आपके नाम पर ही है। आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हाँ, अब मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। मैं उनके अत्याचार और अपेक्षा अब नहीं सह सकती हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? रचना जी ने बोला, आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं, तभी दोनों की अकल ठिकाने आएगी। पूजा ने बोला। रचना जी ने नोटिस पर साइन कर दिए और उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर राहुल और पायल के पैरों से जमीन सरक गई। ये देखो, तुम्हारी मम्मी पूजा में अपना भला करने गई है, चाहे बेटे बहू सड़क पर ही क्यों ना आ जाए। अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। पायल बरस पड़ी। अपनी मम्मी का ये रूप देखकर राहुल को हैरानी हुई और पछतावा भी। मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पायल, हमें ये घर खाली करना होगा। जब हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी जायदाद पर भी कोई हक नहीं बनता है। हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मी को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है, उन्होंने तभी ये कदम उठाया होगा। नोटिस का जवाब आ चुका था। राहुल और पायल ने घर खाली कर दिया। अब वो पछतावे की अग्नि में जल रहे थे और रचना जी घर बेचकर बेटे बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई। कोई भी माँ ऐसा नहीं करती है, पर जब बेटे बहू के अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ जाए, ये कदम उठाना भी गलत नहीं है।